नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के राजनीति का जो तापमान है वो गर्म है और अगर अंग्रेजी में कहें तो बैटल्स लाइन्स आर ड्रॉन। ये खिंच चुका है कि अब कैसे और आगे किस तरह से इस देश की पॉलिटिक्स चलेगी। अगर बहुत संक्षेप में कहें 4-5 वर्डों में तो अभी जो लोकसभा थी 6-7 दिन की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक मजबूत विपक्ष के सामने एक कमज़ोर सरकार खड़ी हुई, अपनी बातों को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, वो कह नहीं पा रही थी। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि एक चीज़ समझनी होगी कि ये फिर गठबंधन का दौर आ गया है। जब मैं कह रहा हूँ गठबंधन का दौर, तो दोनों तरफ गठबंधन है, एक इंडिया अलायंस है, एक इंडिया अलायंस है। हालांकि मोदी जी इसको मानने को नहीं तैयार है। मोदी जी अभी भी वो मानते हैं कि वो बीजेपी की सरकार है और वो ये मानते हैं कि पहले भी वो मतलब मोदी जी इस हार को स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि उनका बहुमत नहीं मिला है उनकी पार्टी को। खैर, अब मुख्य बात यह है कि इस गठबंधन तो हो गया, इंडिया गठबंधन की सीटें आई, एनडीए की सीटें आई, एनडीए ने सरकार बना ली। कौन ज़्यादा सुचारू रूप से अपने गठबंधन को चला रहा है या चलाएगा, या जो अभी तक देखा गया उसके अनुसार किससे आपकी उम्मीद ज़्यादा है कि वो ज़्यादा अच्छे ढंग से चलाएगा? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन ज़्यादा सुचारू रूप से चल रहा था, ज़्यादा व्यवस्थित था, ज़्यादा संगठित दिखाई पड़ रहा था और आपसी कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा था। हालांकि जो सरकारी मीडिया है और बीजेपी के का एक विंग पूरे टाइम ये लगी रहती है कि देखो झगड़ा है, देखो झगड़ा है, देखो झगड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल साफ था। इसके सामने जब आप बीजेपी की बात करते हैं और उनके अलाइज की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो है कि आपस में भरोसा ही नहीं रह गया किसी को। और दूसरा, जब ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन में इतना झगड़ा है, तो मैं जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं? आपके अलाई हैं इंडिया गठबंधन के। संजय निषाद क्या कह रहे हैं? आपकी अनुप्रिया पटेल अपना दल की सांसद, आपकी कैबिनेट मंत्री, उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, वो तो उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। तो मतलब ये जरा समझने वाली बात है और इसको मीडिया भले ही उस तरह से पेश न करे, लेकिन ज़्यादा बिखराव, ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, ये तो एनडीए में दिखाई दे रहा है। नीतीश जी के जनता दल कह रही है कि अगर हमें बिहार पैकेज या स्पेशल पैकेज नहीं मिला तो मतलब हम देख लेंगे। आज थोड़ी देर बात कर ली जाए कि संसद के अंदर क्या हुआ और उसका इफेक्ट संसद के बाहर क्या होगा, क्योंकि सबकी निगाहें संसद पे लगी हुई थी। मैं मतलब और शुरुआत करूं उससे पहले एक दो चीज़ें बता दूं। देखिए, अब हर आदमी के पास हाथ में स्क्रीन है, हर व्यक्ति के पास। इस देश में करीब 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन यूज़र हैं। स्मार्टफोन तो उससे ज़्यादा है, स्मार्टफोन यूज़र करीब 70 करोड़ लोग हैं। तो मोटे तौर पे एवरीवन इज, हर एक को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, संसद में क्या हो रहा है, पूरा देश जान रहा है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए या अपना कुछ करने के लिए वो राहुल गांधी के सारे वक्तव्य को एक्सपंज कर दें। लेकिन लोगों को याद है कि राहुल गांधी ने पिछली लोकसभा में अडानी का नाम लेके अडानी के ऊपर सरकार से कहा था कि आपकी साठगांठ है। इस बार भी वो कुछ हटाते चले। राहुल गांधी ने वहाँ, मुझे तो नहीं मर्यादित लगा, मोदी जी अमर्यादित बोलते हैं। जब मोदी जी बोलते हैं मुजरात, तो यहाँ पे स्पीकर को बहुत दिक्कत होती है, या वहाँ सभापति जी को राज्यसभा में बहुत दिक्कत होती है, भाई मुजरा मत बोलिए, मुजरा। अरे भाई, आपके जो सबसे बड़े नेता हैं वो मुजरा मुजरा कर रहे हैं, मुजरा इधर कौन बोल रहा है? राहुल गांधी ने एक काम अच्छा ये किया कि उन्होंने बहुत सफाई से वो मुद्दे पकड़े जो मोदी जी खुद जहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक पहला फर्क अब यहीं से शुरू कर दें। राहुल गांधी की कौन सी ऐसी बात है जिसपे राहुल गांधी का पक्षकार कोई भी हो, चाहे वो उनकी पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन का हो, जो उसको डिफेंड ना कर पाए? वो जो एक आलू वाला भी था, तो उसकी जब ज़्यादा तहकीकात होती है तो पता लगता है ये आलू से सोना बनाने वाले तो मोदी जी थे। खैर, पहले संसद की बात कर ली जाए। ये पूरा इलेक्शन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने संविधान के इर्द गिर्द लड़ा। उस संविधान को उन्होंने मुख्य मुद्दा बना के उसके
चारों तरफ अपने इलेक्शन कैंपेन को सजाया और उस पे वो आज लोग उस पे वो जो जीत के आए हैं तो वो बहुत स्पष्ट है। दूसरा, अगर संविधान को हाथ में लेके वो शपथ ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई। एक तो लोगों को पता है ना कि जब कोर्ट में जाते हैं तो एक कोई उसके अंदर किताब कौन सी रहती है ये नहीं मालूम, लेकिन एक पोथी आती है जिसके ऊपर हाथ रख के आदमी कहता है कि मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की को दिखा रहे हैं। अब अगर उसके सामने मोदी जी उसके खिल्ली उड़ाते हैं कि ये तो संविधान को सर पे रख के नाच रहे थे कुछ लोग, तो अच्छी बात है, संविधान सर पे रखे और नाचे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दूसरा, मैं ये बातें इसलिए एक सिलसिलेवार करता जा रहा हूं, जरा समझिए कहां मैसेजिंग क्या हो रही है। अवधेश प्रसाद आज इंडिया गठबंधन के मैस्कॉट बन गए हैं। अवधेश प्रसाद अब समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुन के आए, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं रह गए हैं। आज वो इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत और एक तरह से उनके ऊपर जिसको सबको गर्व हो रहा है, सब लोग उनको मैस्कॉट बना के आगे खड़ा किए हुए हैं। वो फ्रंट बेंच पे बैठ रहे थे, अगर आपने देखा हो। और मेरे ख्याल में जो मोदी जी का पूरा इलेक्शन पिछले 3-4 साल में बहुत निटी-ग्रिटी, 3-4 साल नहीं, 2019 से कैसे गोगोई साहब ने क्या किया, क्या वर्डिक्ट आई, क्या हो, जो राम जन्मभूमि का पूरा प्लानिंग किए थे, उस पूरी प्लानिंग का जवाब एक व्यक्ति वहां से अवधेश प्रसाद जीत के आ गया, उसने उनके सारी उस प्लानिंग को चौपट कर दिया। एक और चीज यह है कि अवधेश प्रसाद जी के साथ एक और कम्युनिकेशन आम जन में जा रहा है, और वो शायद सटल वे में जा रहा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में खड़गे जी ने चुनाव में खूब मेहनत की, इस समय भी इंपॉर्टेंट वॉइस है, और मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी और अवधेश प्रसाद इंडिकेशन है कि अगर एक टर्म में यूज करूं, मतलब बहुत वैसा टर्म तो नहीं, दलितों की घर वापसी हो रही है। एक समय कांग्रेस जब कांग्रेस का इतने लंबे समय तक शासन रहा था तो उसका सबसे बड़ा मूल आधार वोट दलितों का था। एक और बहुत बड़ा, खड़गे जी से कांग्रेस से ऐसा कभी दलितों को दिक्कत नहीं रही थी। कांग्रेस चूंकि सत्ता में नहीं आ पा रही थी इसलिए दलित शायद चले गए थे। मायावती जी का एक दौर आया था जब मायावती जी ने उस दलित प्राइड को रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। एक और बहुत मेजर चीज जो डेवलपमेंट हुआ है, जनरली दलित समाजवादी पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते थे, वोट नहीं देते थे, और ये 2019 इलेक्शन में क्लियर हो गया था जब मायावती जी की 10 सीटें जब और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई थी, दोनों ने 7 चुनाव लड़ा था। मायावती जी के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, समाजवादी के ट्रांसफर हो गए थे। इस बार वो भी टूट गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वो अगर प्रमोट कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं अवधेश प्रसाद जी को, तो इसका उनको एक मैसेजिंग करने में ज़्यादा आसानी हो जा रही है। और अब अगर वैसे शब्दों में कहें तो समाजवादी पार्टी अब दलितों के लिए अछूत नहीं रह गई है। अब दूसरा, मैं एक बीच में एक और इंसिडेंट बताता चलूं, क्योंकि आज उसमें पेपर ने काफ़ी पेपरों ने उसका कवर किया है कि भाई मोदी जी को देखिए, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था तो वो पानी पिला रहे थे जो डिस्टर्ब कर रहे थे। पहली चीज़ आप जरा समझ लीजिए, आप अपना टीवी कल सब लोग देख रहे होंगे, आपको याद है ना, पूरे टीवी की चर्चा के दौरान एक बार भी ऑपोजिशन को नहीं दिखाया जा रहा था। कहीं 2 सेकंड 1 सेकंड के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव का 2 बार क्लोजअप दिखा दिया गया। वो सारे लोग वेल में आके खड़े थे। वो एक फोटो जो आई जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी जी कैसे पानी दे रहे हैं, ऑपोजिशन पूरा वेल में खड़ा था, जिसको कहते हैं मोदी जी के सिर पे खड़ा था, और मणिपुर पे डिस्कशन की और मणिपुर पे वक्तव्य की इतनी मांग कर रहा था कि मोदी जी को वहां अपना हेडफोन लगा लेना पड़ा, क्योंकि उनको वो अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे। एक बात जो वहां नहीं दिखाई गई और जिसको ये हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई मोदी जी ने पानी दिया और फिर उन्होंने पानी पी लिया, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जैसा लोगों का जो वहाँ पे हैं और जैसा लोगों ने कहा, उसका कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा वहाँ जो लोकसभा में लोग थे उनका कहना है मोदी जी ने पूरी चर्चा के दौरान कम से कम 10-11 बार पानी पिया, 10-11 बार। अब ये बिल्कुल डायरेक्शन था, मोदी जब पानी पिएंगे तो मत दिखाना, क्योंकि बाद में टीवी वाले पकड़ते हैं, तो वो पानी दिखाया नहीं जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने 10-11 बार कल पानी पिया। दूसरा, मोदी जी को लगा कि मैं क्या स्कोर सेटल करूँगा, बिल्कुल दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ,
मोदी जी ने पानी ऑफर किया, आप उसमें देखिएगा, तो एक जो एमपी साहब थे उन्होंने मना कर दिया, दूसरे ने पिया और उन्हीं के टेबल पर रख भी दिया जूठा गिलास। तो खैर, अब मैं जरा मोदी जी और राहुल गांधी के भाषण ही को लेकर सारी बात हो रही है, तो उस पर जरा बात कर लूँ। राहुल गांधी का भाषण करीब 90 मिनट का था। उस पूरे भाषण में जो बीजेपी के सबसे कद्दावर मंत्री हैं, जिनके नाम की तूती बोलती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनके आगे पीछे मतलब जिनके कहने पे किसी को अरेस्ट करके कहीं भी बंद कर सकते हैं और फिर छूटने नहीं दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उसका एक उदाहरण है। उस राहुल गांधी को भाषण में टोकने के लिए, रोकने के लिए, उनकी भाषण की आक्रामकता को कम करने के लिए 2 बार मोदी जी स्वयं उठे, 5-6 बार अमित शाह उठे, 2 बार राजनाथ सिंह जी उठे, 1 बार शिवराज सिंह चौहान उठे, 1 बार किरण रिजिजू जी उठे, भूपेंद्र यादव उठे, और कितने लोग, मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं जो मंत्री नहीं है, कितने लोग लगे हुए थे कि इनको बोलने ना दिया जाए। हाँ, एक नाम तो मैं भूल ही गया, ओम बिरला जी भी तो लगे हुए थे। ओम बिरला जी भी लगे हुए थे कि कैसे राहुल गांधी को बोलने ना दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जी ने वो सारे इश्यूज उठाए जो आम जन के हैं। उन्होंने नोटबंदी से अगर एमएसएमई उद्योग चौपट हुआ है तो उसको उठाया, उन्होंने अग्निवीर की बात उठाई, उन्होंने एमएसपी, किसानों के लिए एमएसपी की बात उठाई, और उन्होंने नीट परीक्षा की बात उठाई, और उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए कि भाई इस पे अभिभाषण में हम इस पे भी चाहेंगे कि कोई जवाब दे सरकार। राहुल गांधी थ्रू आउट फैक्ट्स पे बोले, उन्होंने कोई अपशब्द, कोई गलत बात, कोई अमर्यादित बात नहीं कही, उन्होंने अपना ओपिनियन कहीं नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई मोदी जी जो खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, जो वो खुद कहते हैं ऑन कैमरा कि मेरी भगवान से डायरेक्ट बातचीत होती है, उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा भाई हम लोग के तो माँ बाप हैं, हम पैदा हुए हैं अपने किसी माँ बाप से, लेकिन मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है। अब इस पर आपको बुरा लग रहा है तो उसका कोई क्या कर सकता है। अब मैं 1-2 चीजें बता दूं। जैसे एक, उन्होंने कहा कि मोदी जी को लगा कि उनके कि इनको क्या मैंने पकड़ लिया और मैं तोड़ मरोड़ के इसको कर दूंगा पेश। उन्होंने कहा ना हिंदू हिंसक होता है, ये मोदी जी ने कहा, इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। वही गलती की है मोदी जी जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को लेके जब उसमें कहा था कि इसमें मुसलमानों को और क्या क्या दिया जा रहा है, तो जो नहीं पढ़ने वाला था वो भी न्याय पत्र पढ़ लिया था कांग्रेस का, उसको समझ में आ गया था कि ये बिल्कुल ठीक एक दस्तावेज है, आर्थिक मुद्दों पे है, देश की बेरोजगारी पे है, महंगाई पे है, देश के सब मुद्दों पे है। मोदी जी ने पढ़वा दिया था। मतलब उसी तरह से राहुल गांधी के लिए जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुओं को हिंसक बोल रहे हैं, मोदी जी इज द चीफ कंट्रीब्यूटर कि पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने उसको फिर ठीक से सुना कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और तब राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से जब उनको कहा कि आप हिंदू, उन्होंने कहा कि आप हिंदुओं के धर्म के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं, और आप मोदी जी, आप हिंदू समाज नहीं हैं, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, क्योंकि हिंदू आप जैसा नहीं होता है। एक चीज और, राहुल गांधी जब वहां शंकर जी का चित्र लेके गए, अभय मुद्रा, और उसका जो विश्लेषण किया है ना, मेरे हिसाब से वो अद्भुत है। मोदी जी को आज तक आपने किसी आध्यात्मिक बात या वो कैमरा लेके 30-40 कैमरा ले जाके ये सब कर सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन आज तक आपने कोई गंभीर विषय पे मोदी जी से इस तरह की बातें सुनी है? जहां मोदी जी इस तरह की बातें कर रहे हो, वो लंबी लंबी फेंकने में ठीक है कि मेरे गांव पे हिंदुस्तान आया था तो मैं वहां गया था, तो मैं जब कैमरा इजाद ही नहीं हुआ था तब, मतलब मैं तब से कैमरा यूज कर रहा हूं, मैं डिजिटल भेजता था, मुझे अच्छा लगता। ये सब बातें आप करते रहिए, लेकिन आपने कभी सीरियस विषय पे किया? उस दिन जो अभय का मुद्रा का जो विश्लेषण था वो अभूतपूर्व था। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने, जो एक होता है ना प्रतियोगिता कि भाई अब आपको इसके ऊपर कूदना है, अब आप पहले आप 3 फुट 3.5, उस बार को रेस कर दिया है। उन्होंने जब ये कहा कि विपक्ष मोदी से उन्होंने बार बार अपील की, मोदी जी विपक्ष हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, हम ये बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं और मान रहे हैं कि आपने सरकार बनाई है, आप
का एनडीए का वहाँ गठबंधन, आप सरकार बनाए हैं, पर लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका है, हमारी भूमिका को भी स्वीकार कीजिए। और जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा इसका पॉइंट था, वो मणिपुर की बात को जिस तरह से राहुल गांधी ने ठीक से रखा। अब नरेंद्र मोदी जी आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, 1 घंटा नहीं 135 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट उन्होंने बात की। मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, आप लोग गूगल करके खुद देख लीजिएगा और फिर आपको रेफरेंस समझ में आ जाएगा। व्यक्ति का नाम है रिचर्ड डून। अब DUNNE है, रिचर्ड DUNNE, रिचर्ड डून। वह आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलते हैं। इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है सेल्फ गोल करने का, अपनी ही तरफ गोल कर देने का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 10 गोल अपनी टीम के गोल पोस्ट में कर चुके हैं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के पास भी अब रिकॉर्ड हो गया है सेल्फ गोल करने का। मैंने आपको जैसे और वो बढ़ता जा रहा है, वो सेल्फ गोल करने के में इतनी स्पीड से सेल्फ गोल कर रहे हैं जिससे बीजेपी पार्टी का और सबका नुकसान कर रहे हैं, देश का तो नुकसान हो ही रहा है। उन्होंने, अगर आपको देखिए, हिंदू धर्म की बात उठाई, हिंसा की बात करके वो सेल्फ गोल हो गया, क्योंकि सारे लोग राहुल गांधी का भाषण पढ़ने लगे। उन्होंने न्याय की बात उठाई थी, याद है, न्याय पत्र, वो जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था कि उसमें वो है, सब लोग ने पढ़ लिया, आपका सेल्फ गोल हो गया। आपके मंत्री जब एमएसपी की बात उठा देते हैं तो आपका सेल्फ गोल हो रहा है। एमएसपी पे लीगल गारंटी में आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आपके मंत्री जब अग्निवीर की बात उठाते हैं और आप वहां बैठ के बड़ा आपको लगता है क्या पकड़ा कि अग्निवीर योजना पे लोगों की क्या ओपिनियन है, या आप जानना नहीं चाहते हैं क्या? आपको पता है, वो आपका सेल्फ गोल है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि मोदी जी कंटेंट में बहुत ही वीक है। पहले भी थे वो, शायद पहले ढका पुछा रहता था तो पता नहीं लगता था, वेरी वीक कंटेंट। क्योंकि मोदी जी ये जो सेल्फ गोल कर रहा है ना, आपकी एक अल्पमत की सरकार है, आपकी जो सरकार, आपकी जो बीजेपी पार्टी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। एडमिट कर लीजिए इस बात को, आपका एनडीए का गठबंधन है, वो आपने सरकार बना ली है, लेकिन बीजेपी, आप उसको मत बार बार एम्फेसाइज करिए, आप मालूम नहीं क्यों उसमें उलझ गए हैं, उसी की बात कर रहे हैं बार बार। मुझे एक चीज बार बार ऐसा लग रहा है कि आपने अपने सीनियर मोस्ट मंत्री जब राहुल गांधी को टोका टाकी करने और उनको किसी तरह से रोकने और उनके पूरे भाषण को पे अंकुश लगाने के लिए उठे, तो आपको शायद अंदाज नहीं था कि इसके प्रत्युत्तर में पूरा यूनाइटेड इंडिया गठबंधन, अब विपक्ष, आपके भाषण के दौरान उठ के जस्टिस की मांग करेगा और मणिपुर पे वो कहेगा कि आपको मणिपुर पे बोलना ही पड़ेगा। आप बोले नहीं, वो बात दूसरी है, लेकिन वो भी आपका सेल्फ गोल है। पूरा देश ने देखा कि आप मणिपुर पे बिल्कुल चुप हैं, आप वहां नहीं बोल रहे हैं। आपने राहुल गांधी के एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिया। केवल आप किसी को, आपको जो आता है, किसी को अपशब्द कहना, अमर्यादित भाषा करना, वो बाल बुद्धि का है, वो बाल बुद्धि का है, ये सब करके आप राहुल गांधी की आप हंसी उड़ा रहे थे। कल रवीश कुमार ने अच्छा एक किया है, उन्होंने कहा कि आप बच्चों के उस पर आप हंसी उड़ा रहे हैं कि बच्चे कितने बेवकूफ होते हैं, यही प्रूफ करना चाह रहे थे ना। फिर आज कल से बहुत से लोग कह रहे हैं बालक राम, या जब बाल रूप है राम का, उसमें अद्भुत काम किए हैं रामचंद्र जी ने। कृष्ण का जो असली काम है, जो हम सब लोग कथाओं में पढ़े हैं, वो बालक रूप में है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि राक्षसों का, इस तरह के पापियों का संहार करने के लिए बालक रूप ही होता है। अब एक बात ये कर लें, किसको क्या मिला, किसने इंस्पायर किया? राहुल गांधी ने पूरे इंडिया गठबंधन को ठीक से इंस्पायर किया। ही लेड फ्रॉम फ्रंट। जो बार बार एक चर्चा चलती है कि तृणमूल कांग्रेस उससे गुस्सा है, मैं कई लोगों के नाम ले सकता हूं, मैं 2 लोगों का नाम ले लूंगा। महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से बताया कि भाई राहुल गांधी तो लीडर, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। फिर सौगत राय ने जिस तरह से उठ के सीनियर पार्लियामेंटेरियन की तरह इंडिया गठबंधन में, जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, उनके रूल बुक को आईना दिखाने का काम किया। अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल वहां खड़े हुए थे कि इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। उसके सामने मोदी जी थके हारे लुटे, खुद की बात, जब ये हालत थी तो बाकी की बात क्या करें।
कोई इंस्पायर तो नहीं करने वाले थे। और बार बार उनको एक ही चीज़ फंसा हुआ है उनका सुर की, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, और हम मेजॉरिटी के साथ आए हैं। तो सरकार तो मेजॉरिटी की ही बनेगी, लेकिन वो बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई है। एक शब्द इनके लिए भी कह दूं, जो हमारे ओम बिरला जी हैं, वो उनकी भावभंगिमा सिर्फ देख लेते पूरे उसमें। जब वो अपोजिशन की तरफ देखते हैं तो उनका जो पूरा बाल भंग, और वो थोड़ा डराने लगने लगते हैं, और जैसे ही मोदी जी की तरफ जाते हैं ये जो करने लगते हैं, ये तो सिर्फ। और एक चीज उन्होंने प्रूव कर दी विदाउट एनी डाउट कि वो बीजेपी के स्पीकर हैं, वो एक पार्टी विशेष के स्पीकर हैं, वो पूरे हाउस के स्पीकर नहीं। इसका टेक अवे मैं जल्दी से एक दो कर दूं जो मेरे हिसाब से है। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि मुद्दे इंडिया गठबंधन अब सेट करेगा, ये तय हो गया। जैसे इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ने मुद्दे सेट किए थे, उसी तरह से अब मुद्दे इंडिया गठबंधन सेट करेगा। बीजेपी के पास ना वो क्रिएटिविटी है, ना बीजेपी का इंटरेस्ट है, ना समझ है। बीजेपी मालूम नहीं किस दुनिया में है। मोदी जी हैज़ नथिंग टू ऑफर, ये पता लग गया। मोदी जी के पास कुछ नहीं है, वो वही पुरानी बातें, मैं वो करूंगा, मैं अब तिगुनी रफ्तार से बात करूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा, मैं और वो करूंगा, यही सब बातें कर रहे थे। और राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो टेक अवे है कि राहुल गांधी, जिसको आप पिछले 20 साल से जिसको क्या क्या नहीं कहे थे आपने, कितनी गालियां नहीं दी थी, ही हैज़ कम टू स्टे, ही इज सेंटर स्टेज। और उनका संदेश डरो मत, डराओ मत, बिल्कुल अक्षरशः इंडिया गठबंधन में जैसे उसको पी के आत्मसात कर लिया है। इंडिया गठबंधन न डर रहा है और ना आप उसको डरा पा रहे हैं। लेकिन एक चीज हो रही है जो मेरी रीडिंग है, मोदी जी और बीजेपी लगातार डर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत, डराओ मत, लेकिन वो डरना डरा रहे हैं राहुल गांधी, ना इंडिया गठबंधन डरा रहा है, लेकिन मोदी जी और बीजेपी सरकार डर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।